बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे क्योंकि हमें और आपको दोनों को ही पता है कि आपके बोर्ड्स जैसे ही पास आने वाले हैं तो बच्चों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें आप अपने सारे ही चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में रिकॉल कर पाएँगे। अब होगी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई। जैसा कि आपके बोर्ड आने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक रिकैप सीरीज़ को लॉन्च किया जाए। तो बच्चों, आज से हम उसी सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे बच्चों सेल। सेल किसे कहते हैं? द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैम आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाने वाली हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। सेल, सेल को आप लोग कोशिका के नाम से जानते होंगे। कोशिका। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कोशिका कहते किसे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है कि कोशिका किसे कहा जाता है या फिर कोशिका को किसने खोजा होगा? बच्चों अगर मैं कोशिका की बात करूं तो कोशिका हमारे जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके बिना मैं कहूं कि जीवन संभव ही नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा क्योंकि कोशिका को हम कह सकते हैं जीवन की इकाई। बच्चों कोशिका हमारे जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके बिना किसी भी जीवन की स्थापना होना नामुमकिन है। अगर मैं कहूँ कोई प्राणी है, प्राणी के अंदर सबसे छोटी पाई जाने वाली कोई यूनिट है तो उसे हम कहेंगे सेल, कोशिका। ये जो कोशिका है, इन्हीं से मिलकर के एक प्राणी बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले अगर सबसे छोटी-छोटी इकाइयों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएँगी हमारी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक इमारत को बनाने के लिए हमें सबसे छोटी एक इकाई की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ईंट कहते हैं और उन्हीं ईंट को जोड़ करके हम एक इमारत तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे शरीर को बनाने के लिए वो जो इमारत में लगी हुई ईंटें हैं उनका काम करती हैं हमारी कोशिकाएँ। ये जो कोशिका होती है बच्चों, ये कई तरीके की हो सकती हैं और इनको कई आधारों पर बाँटा गया है। आज देख लेते हैं एक रिकॉल कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी बच्चा पार्टी क्या-क्या पढ़ेगी? तो बच्चों हम इस पूरे चैप्टर का एक रिकॉल ले लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका होती क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कोशिका किसे कहते हैं? उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि इस कोशिका की खोज किसने की होगी? वो कौन महारथी रहे होंगे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में सोचा होगा या उसकी डिस्कवरी की होगी? और तीसरा हम समझेंगे बच्चों कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कितने-कितने प्रकार की कोशिका हो सकती हैं। हाँ, तो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई को हमारे पूरे मानव शरीर की या मैं कहूँ जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है या जीवन की जो इकाई होती है, उसको कोशिका कहा जाता है। अब बच्चों हम समझें
कि ये कोशिका के बारे में सोचा किसने होगा? किसने जाना होगा कि हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये किससे मिलकर के बना है? हमारे अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम साँस ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमने सोची होंगी, उस समय के कुछ लोगों ने सोची होंगी और उन्होंने कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले। तो एक-एक करके समझते हैं कि इसकी खोज की किसने? तो बच्चों, हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। तो बच्चों, ये खोज करना किसी एक वैज्ञानिक के लिए संभव नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना-अपना योगदान दिया। कई सारे नाम निकल के आए, जिसने किसी चीज़ की खोज की, जिसने कुछ हिस्से की खोज की और एंड में पूरे एक कोशिका की खोज हुई। किस प्रकार से हुई बच्चों? तो हम एक-एक करके उन सभी के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बच्चों 1665 में, जिसने सबसे पहले सोचा था कि कोशिका जैसी कोई चीज़ होती होगी, उनका नाम है बेटा रॉबर्ट हुक। हाँ, तो बच्चों, रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप था उनके समय का, जो कि बहुत ही कैसा था, प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप था। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किया। उन्हें नहीं पता था कि किसी भी चीज़ के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका नाम की कोई चीज़ होती भी होगी, उनको ये भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी संरचना कर दी थी कि जिसमें देखने पर हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने वो सबसे पहला माइक्रोस्कोप यूज़ किया और उसमें देखा कि कई चीज़ों में अलग-अलग तरीके के आकार देखने को मिल रहे हैं, कई चीज़ों की संरचनाएँ अलग-अलग तरीके की दिख रही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दे रहा है उस माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। बच्चों, जो आकार उन्होंने देखी, जो संरचना उन्होंने देखी उस माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको दिखाई दी। तो उन्होंने उसका नाम रखा, जो कि दिखने में बच्चों मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। संरचना देखने को उन्हें मिली। बेटा, इसी को इंग्लिश में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा गया। आप इसके साथ-साथ इंग्लिश के टर्म्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपको उनमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप नीचे इनके साथ लिखेंगे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों, ये जो उन्होंने संरचना देखी, वो कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी हरकत देखने को नहीं मिली, ये बिल्कुल एक दीवार जैसी दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ होती होगी हमारी शरीर के अंदर, जो बिल्कुल क्या करती होगी, एक दीवार का काम करती होगी और कुछ दिखने में भी दीवार जैसी लग रही थी। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, लेकिन वो एक्चुअल में सेल नहीं था बच्चों। उन्होंने क्या देखा था, एक डेड कोशिका को देखा था, एक मरी हुई कोशिका को देखा था, जो कि कोशिका थी ही नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या थी, उसकी बाउंड्री थी। एक्चुअल में उन्होंने देखा था सेल वॉल को। उन्होंने जो चीज़ देखी थी बच्चों, वो एक्चुअल में सेल वॉल थी, जिसे आप सभी कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं।
तो रॉबर्ट हुक ने जो चीज देखी थी बच्चों, वो असल में कोशिका भित्ति थी, ना कि कोशिका। इसके बाद में उन्होंने देखा, ये जो खोज वो कर रहे थे, वो किसी स्पेसिफिक चीज में नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ सोच समझ के खोज नहीं की थी। वो बैठे बैठे सिर्फ एक पेड़ की छाल देख रहे थे, और वो पेड़ किस चीज का था बच्चों? अगर पूछ लिया जाए कि वो पेड़ था किस चीज का, तो आप सभी बताएंगे बच्चों कि वो एक ओक ट्री था। किसका पेड़ था? ओक का पेड़ था, जिसे बलूत बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कोशिका भित्ति देखी थी, ना कि एक कोशिका। इसके बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम पड़ा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया था बच्चों? असल में जो हम कह सकें कि एक कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। इन्होंने 1675 में एक चीज की खोज की। एंटोनी ल्यूवेनहुक। बच्चों हिंदी के टर्म्स को आप बिल्कुल इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो नाम है वो कई हद तक आपकी मदद करेंगे इसे समझने में। एंटोनी वॉन लिवनीहॉक। एंटोनी वॉन लिवनीहॉक जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्चुअल में लिविंग सेल की खोज की थी। कब की थी? 1675 में की थी। ऐसा हुआ बच्चों कि ये जो एंटोनी वॉन लिवनीहॉक थे, ये भी कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि ये एक दुकान पे बैठा करते थे। उस दुकान पे बैठे बैठे इन्होंने भी क्या किया कि माइक्रोस्कोप इनके पास में था, इन्होंने बनाया और उसमें चीजों को देखना शुरू किया। बच्चों जैसा कि आप और मेरे साथ भी होता है कि हमें अगर कोई नई चीज पता चलती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खोजने में या फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सेम इनके साथ हो रहा था। इन्होंने भी क्या किया, कई अलग अलग चीजों को देखना स्टार्ट किया और देखा। तो ये एक दिन दुकान में बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी। बारिश होते होते क्या हुआ कि वहां कुछ पानी इकट्ठा हो गया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उस पानी में भी किसी चीज की खोज करूं कि इस पानी में होता क्या होगा। अगर मान लो मिट्टी है तो मिट्टी कैसी दिखती होगी, मान लो कोई कीटाणु है तो वो कीटाणु कैसा दिखता होगा। इन्होंने उस पानी को लिया और उस माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किया। इन्होंने देखा बच्चों कि उस माइक्रोस्कोप में कुछ तो चीज एक दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ हरकतें हो रही हैं। इन्होंने सोचा कि कौन सी चीज होती होगी जो इस साफ पानी से आई है, लेकिन इसमें हरकत हो रही है। हरकत बेटा हर उस चीज में होती है जो कि जीवित होती है। जिसके अंदर प्राण होते हैं, हरकत उसी चीज में देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ कि क्या एक इमारत चल सकती है? नहीं चल सकती। केवल एक जीवित प्राणी ही चल सकता है, केवल एक जीवित प्राणी ही पाचन क्रिया कर सकता है। या जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी एक जीवित प्राणी ही संपन्न कर सकता है। तो इन्होंने देखा कि वो जो स्लाइड है उसके ऊपर जब इन्होंने देखना स्टार्ट किया कि इसके अंदर कुछ हरकत हो रही है, तो इन्होंने सोचा कि हाँ, कुछ तो ऐसी चीज पाई जाती है जिसके अंदर हरकत हो रही है, मतलब कुछ तो लिविंग होता होगा। तो इन्होंने डिस्कवरी की बच्चों एक लिविंग सेल की। इन्होंने खोज की किस चीज की बच्चों? लिविंग सेल की, जिसे आप प्यार से कोशिका कहते हैं। पर बच्चों क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा जानकारी तो रखते नहीं थे चीजों की, जितने आप होशियार हैं, ये लोग तो इतने होशियार थे नहीं। इन्होंने तो मजे मजे में वो चीजों को खोज लिया था। तो इन्होंने क्या किया, इसका कोई नाम नहीं दे पाया, बस इतना कह दिया
कि हाँ, जो भी चीज़ है इसमें कुछ हरकत दिखाई दे रही है, आप बाद में चाहो तो जो भी नाम रखते रहना, मैंने तो उसको देखा है और वो चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके साथ इनको तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने सोचा कि अगर इसमें कुछ देखने को मिला है तो क्यों ना मैं कुछ और चीज़ों को भी देखूँ, उसमें भी मुझे कुछ अच्छा-सा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने इसके साथ-साथ बच्चों स्पर्म सेल्स भी देखे थे और भी कई तरीके के प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी इन्होंने देखा था। बैक्टीरिया सेल को देखा इन्होंने। सबसे पहले अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें तो वो वाटर में जो सेल पाए गए थे, वाटर में जो कोशिकाएं इन्होंने देखी थी वो एक्चुअल में बच्चों बैक्टीरिया सेल थे, जिनको आप प्यार से सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि एंटोनी वॉन लिवेनहुक ने ये जो कोशिका है ये कहाँ खोजी थी, तो बच्चों नाम आएगा सूक्ष्म जीव का। इन्होंने जो सेल देखा था वो एक्चुअल में बैक्टीरिया सेल था, बैक्टीरियल सूक्ष्म जीव कोशिका थी। चलिए ठीक है बच्चों, इनकी बात भी रख लेते हैं, पर अभी ऐसी कोई बात सिद्ध हुई नहीं है। इसके बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि अगर सभी लोग खोज कर रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं। अगर सभी अपनी अपनी खोज कर रहे हैं तो मैं भी कुछ देखता हूं भाई, आजकल माइक्रोस्कोप का तो बड़ा ही फैशन चला हुआ है, मैं भी माइक्रोस्कोप में कुछ तो देखूंगा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए बच्चों जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में सेल वॉल कोशिकीय भित्ति की संरचना की थी। और दूसरे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हुक और ब्राउन में। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी बच्चों केंद्रक की। किसकी खोज की थी? केंद्रक की, जिसको अंग्रेज लोग प्यार से न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ तो बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, ये भी वही काम कर रहे थे, ये भी अलग अलग चीजों को देख रहे थे और इन्होंने देखा कि जितनी भी जो हलचल हो रही है उस स्लाइड में, एक तो ऐसी जगह है, एक तो ऐसा कोना है उसके बीच में जहां पर कुछ भी हिलता डुलता सा नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने देखा कि वो एक ठोस सी ऐसी जगह है, एक बहुत ही छोटा सा गोलाकार ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी हिलता डुलता नजर नहीं आ रहा है। ना तो कोई चीज इसके आर पार हो पा रही है, ना ही कोई चीज इसके अंदर जा पा रही है। इन्होंने कहा कि जो भी कोशिकाएं हैं, इन्होंने कहा कि जो भी कोशिका है उन कोशिका के अंदर एक गोलाकार ठोस संरचना देखने को मिलती है। और जिसको नाम बच्चों इन्होंने दे दिया केंद्रक, जिसको इन्होंने क्या कहा? केंद्रक कहा। अब बच्चों इनकी खोज चल ही रही थी कि सभी साइंटिस्ट में खलबली हो गई कि अरे बड़ा ही अच्छा कुछ तो आया हुआ है मार्केट में, क्यों ना हम भी अपने अपने हुनर को आजमा लें। इसके बाद में बच्चों दो साइंटिस्ट हुए जिनमें से एक का नाम था मैथिस स्लाइडेन, जिन्होंने बच्चों अपनी डिस्कवरी कब की थी? 1838 में। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज सन 1831 में की थी। बच्चों इनको एक सीक्वेंस में ही याद करना, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही लिखवा रही हूँ, आपको इजीली याद हो जाएंगे। 1838 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैथिस स्लाइडन। ये जो स्लाइडन थे ये जर्मनी के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब बच्चों जो पादपों पे अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ये पादप विशेषज्ञ थे।
ये अपनी सभी खोज पादपों पे किया करते थे। तो एक दिन इन्होंने देखा कि जितने भी पादप हैं, इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग, भिन्न-भिन्न प्रकार के पादपों पर अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए और इन्होंने देखा कि जितने भी पादप हैं, वो इन्हीं तरीके की कुछ-कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और देखी कि वो जो पादप हैं, उनके जो कोशिकाएँ हैं, उसके आस-पास कुछ तो दीवार जैसी इमारत दिखाई दे रही है। लेकिन इन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और इन्होंने कहा कि जितने भी पादप हैं, जितने भी प्रकार के पादप इस दुनिया में पाए जाते हैं, वो सभी इन सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो इनका कहना था। तो बच्चों, इनका कहना था कि मैंने जितने भी पादप देखे, जितने भी पौधे देखे हैं, उन सब की संरचना भी बहुत छोटी-छोटी इकाइयों से जुड़ कर के बनी है, जो कि भले ही दिखने में भिन्न हैं। हर एक पौधे में दिखने वाली ये जो इकाइयाँ हैं, ये भले ही भिन्न हैं, लेकिन बनी तो उन सभी इकाइयों से मिल कर के ही है। तो इन्होंने कहा कि पादप कोशिका व कोशिका के उत्पादन से बने होते हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरे साइंटिस्ट हुए। जब ये सर मैथिस स्लाइडर अपने एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तो उसी समय एक और जगह पर एक और साइंटिस्ट थे जो भी यही काम कर रहे थे, उनका नाम था बच्चों सर थियोडोर स्वान। ये जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बच्चों 1839 में किया था। हालाँकि स्टार्ट तो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, लेकिन जो निष्कर्ष निकला वो 1838 में इन्होंने बताया। इनको भी लिख लीजिए बच्चों। मैथिस स्लाइडन और दूसरे थे बच्चों थियोडोर स्वान। ये जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जितनी भी खोज की थी, वो सभी इन्होंने प्राणी या फिर जीव जंतु के ऊपर की थी। क्योंकि बच्चों, ये जो हमारे स्वान थे, ये ब्रिटिश में रहने वाले जीव विशेषज्ञ थे।
ब्रिटिश में रहने वाले जीव विशेषज्ञ थे। बच्चों इन्होंने अपनी जितनी भी खोज थी, जितनी भी संरचनाएं थी, वो सभी जीव जंतु के ऊपर की थी। और इन्होंने भी वही निष्कर्ष तक पहुंचे ये कि जितने भी जीव जंतु की उन्होंने खोज की और उन्होंने देखा कि ये सभी जितने भी जीव जंतु की कोश संरचनाएं हुई हैं, ये भी उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बनी हैं। मतलब ये जिस भी चीज को देख रहे थे, देखा कि ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे कि पहले कोशिका बताया गया था। इन्होंने देखा कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी संरचना कोशिकाओं से तो हुई है, कोशिकाएं तो देखने को मिली, लेकिन देखा कि इनके आसपास वो जो एक बाउंड्री है, वो जो एक रेखित एक सुरक्षा कवच है, वो देखने को नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा अंतर होता होगा जो पादपों में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो हमारे जीव जंतु में देखने को नहीं मिल रहा। तो इन्होंने दो चीजें बताई बच्चों। पहला तो इनका कहना था कि सभी जीव जंतु कोशिका व जितने भी जीव जंतु हैं, वो कोशिका या कोशिका के उत्पादन से बने हैं। बच्चों ऐसा मत सोचना कि ये दोनों एक ही जगह पर अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नहीं। जो स्लाइडन थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये जर्मनी में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जबकि जो स्वान है, स्वान ब्रिटिश के रहने वाले थे और ब्रिटिश में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों का जो कंक्लूजन था, इन दोनों की ही जो संरचनाएं थी, वो लगभग एक जैसा था। एक जैसे ही निष्कर्ष पे ये दोनों पहुंचे कि जितने भी पादप हैं, वो भी इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, या जितने भी जीव जंतु हैं, वो भी इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन बच्चों ये जो स्वान थे, स्वान को बहुत ज्यादा खोज करने की आदत थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पेड़ों की भी कोशिकाओं को देखा और कहा कि पादप के ऊपर पादपों में पाए जाने वाला इन्होंने कहा
कि पादप के ऊपर एक पादप को घेरे हुए एक संरचना पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही देखने को मिलती है, और उन्होंने कहा कि ये पादपों की क्या है, विशेष संरचना है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद में बच्चों, जब ये दोनों अपनी ही बात को रख रहे थे, इन्होंने कहा, स्लाइडन कह रहे थे कि जितने भी पादप पेड़ पौधे हैं वो सभी इन कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। और जब ये जो स्वान है, स्वान अपनी बात को रख रहे थे कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी इन कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो उन्हीं के बीच में बच्चों एक साइंटिस्ट उठ के खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मैंने ये मान लिया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी इन कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, इन जैसे देखने वाली संरचनाओं से मिलकर के बने हुए हैं, जिन्हें आप एक जीवन की इकाई कह रहे हैं। और मैं आपकी बात को भी मान लेता हूँ कि आप कह रहे हो कि जितने भी जीव जंतु हैं वो भी इन्हीं इकाई से मिलकर के बने हुए हैं। पर मुझे कोई ये बता दो कि ये जो इकाई आप इतनी देर से बोल रहे हैं, ये इकाई आई कहाँ से? अगर कोशिका है तो पहली कोशिका कहाँ से आई, या ये कोशिका कैसे बनती है? इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ रुडोल्फ बर्च्यू। रुडोल्फ बिरचो जो थे, बच्चों ये रुडोल्फ बर्च्यू जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दोनों के ही लिए एक प्रश्न खड़ा कर दिया, स्लाइडर और स्वान के लिए, कि जो बात आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, क्योंकि आपने देखा है कि ऐसी संरचना पाई गई है। लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि अगर वो संरचना हुई है तो पहली कोशिका आई कहाँ से, या फिर जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो कोशिकाएं बन कहाँ से रही हैं। तो जो रिडोल्फ वर्चो थे, इन्होंने दोनों पे ही प्रश्न खड़ा करते हुए कहा, ये हंसकर बोले कि चलो आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो मैं एक उत्तर दे देता हूं कि ये जितनी भी कोशिकाएं हैं जो आप कह रहे हो कि पौधों में भी पाई जाती हैं, जीव जंतुओं में भी पाई जाती हैं, ये कहीं और से नहीं आई हैं, बल्कि ये पहले से ही पाए जाने वाली कोशिकाओं के विभाजन से बनी हैं। इनका कहना था, इन्होंने 1855 में अपनी बात को रखते हुए कहा, बच्चों जब स्लाइडन और स्वान ने मिल करके कोशिका की थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि कोशिका में ये सब चीजें पाई जाती हैं, कोशिका सभी पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, सभी जानवरों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के कोशिका की, हाँ तो बच्चों 1855 में रिडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को गलत बताते हुए, कोशिका की थ्योरी को गलत बताते हुए कहा कि ये जो जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नई बनने वाली कोशिकाएं हैं, ये कहीं और से नहीं आई हैं, बल्कि पहले से पाई जाने वाली जितनी भी कोशिका हैं जो बन चुकी हैं, उन्हीं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनी हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं आप दोनों की बात को मान लेता हूं और मैं कह देता हूं कि सभी पादप अथवा इन्होंने कहा कि सभी पादप अथवा जीव जंतु की संरचना इन्हीं इकाइयों से हुई है, जिनको आप क्या कह रहे हो, जिन्हें आप कोशिका कह रहे हो। बच्चों गलत कोई भी नहीं समझेगा।
मैंने आपको कहा है कि संरचना एक इकाई से, आप एक इकाई मत समझ लेना, इन सभी इकाइयों से मिलकर के हुई है, जिनको उन्होंने क्या कहा था? कोशिका कहा था। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यह जो कोशिका है, नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनी है। और इसी बात को कहते हुए इन्होंने अपनी एक बात रखी बच्चों। इन्होंने अपनी एक बात रखी, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस बात को इन्होंने नाम दे दिया ओमनी सेलुलाई ई सेलुला। तो बच्चों इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ओमनी सेलुलाए ई सेल्यूला। बच्चों ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई का कंसेप्ट दिया किसने? रिडोल्फ विर्चो ने कब दिया था बच्चों? 1855 में। इन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये कहीं और से नहीं बनी है, ना ही नई बनी है, ये सब पहले से पाई जाने वाली कोशिकाओं के विभाजन से ही बनी है। और मैं आप दोनों की बात को भी स्वीकारता हूँ कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पादप हैं या फिर जीव जंतु हैं, उन सभी के अंदर ये इकाई पाई जाती हैं, जिन्हें आप कोशिका कह रहे हैं। चलो बच्चों, तो ये तो हो गई सेल थ्योरी को उन्होंने ठीक कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ये जो सेल हैं, ये कई तरीके के हो सकते हैं। अगर आप इन इकाइयों को लेकर के चल रहे हैं, तो उसके आधार पर भी मैं सेल को, मैं कोशिकाओं को कई भागों में बांट सकता हूँ। उसके बाद बच्चों दूसरा कंसेप्ट आया कि कोशिका आखिर कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों कोशिकाओं को बांटने के लिए हमने दो आधार निकाले। पहला तो आधार था कि इनके अंदर जो केंद्रक पाया गया है, उस केंद्रक की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1870 1831 में की थी। और उन्होंने बताया था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, एक ठोस ऐसा संरचना पाई जाती है, जिसको उन्होंने नाम केंद्रक दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस केंद्रक के दिखावे या फिर जैसा केंद्रक इनमें पाया जाता, उसके आधार पर मैं कोशिकाओं को दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। और इन्होंने उसको दो हिस्सों में बांटा, जिसमें से पहला उन्होंने नाम दिया प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी थी बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका।
बच्चों हम इनके इंग्लिश टर्म को भी लेकर के चलेंगे क्योंकि उनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही बायोलॉजी का आधे से ज़्यादा पता लग जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रो की, प्रोकैरियोटिक, तो बच्चों प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो कि पहले से पाए जा रहे हैं। मतलब प्रिमिटिव इन्होंने कहा कि इनके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। इनमें बहुत ही नए तरीके का केंद्रक पाया जाता है जिसके ऊपर हमें कोशिकीय झिल्ली देखने को नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि ये वो कोशिकाएं हैं जिनके केंद्रक पे केंद्रिक झिल्ली देखने को नहीं मिलती। तो बच्चों जिन भी कोशिकाओं के केंद्रक पर ये जो कोशिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक मतलब बच्चों प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। तो आप इंग्लिश टर्म्स को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। न्यूक्लियस जिसी को तो आप केंद्रक कह रहे थे, तो वह सभी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के ऊपर ये कोशिकीय झिल्ली देखने को नहीं मिलती है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मेरी बच्चे पार्टी समझेगी। यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू। मतलब अगर वास्तव में हम बात करें कि ये जो कोशिकीय झिल्ली देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो केंद्रक के ऊपर जब ये कोशिकीय झिल्ली देखने को मिली कि असल में जो ये केंद्रक है ये एक परत से ढका हुआ होता है, एक झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे कोशिकीय झिल्ली कहते हैं। ये हमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिली। इसी के आधार पर इन्होंने कोशिका को दो भाग में बांट दिया, पहले कहलाए प्रोकैरियोटिक और दूसरे कहलाए यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ट्रू मतलब इनके अंदर पाया जाता है बच्चों ट्रू न्यूक्लियस मतलब वास्तविक केंद्रक। इन्होंने कहा कि जिन भी कोशिकाओं
उपस्थित होती है बच्चों, जिन किसी भी कोशिकाओं के केंद्र के ऊपर ये जो कोशिकीय झिल्ली है ये उपस्थित होती है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो बच्चों अब आप में से कोई भी नहीं भूलेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर बच्चों मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो इसमें आएंगे बच्चों हमारे सूक्ष्म जीव। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा हमारे मोनेरा। तो बच्चों मोनेरा के अंदर आते हैं हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी दो तरीके के बैक्टीरिया आते हैं बच्चों। एक होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया, जिनको बच्चों प्यार से आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और दूसरे आते हैं बच्चों आर्की बैक्टीरिया। बच्चों क्योंकि इनको हिंदी में भी साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया के नाम से ही जाना जाता है, तो आप इतना याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात हो रही है तो उसके एग्जाम्पल हैं हमारे मोनेरा। मोनेरा के अंदर आते हैं हमारे सभी बैक्टीरिया जो कि साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में बटे हुए होते हैं। अब बच्चों अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इनके अंदर सारे ही आ जाएंगे, प्रोटिस्टा से लेकर के प्रोटिस्टा से लेकर के हमारे एनिमल्स मतलब जानवर तक सभी आ जाएंगे। बच्चों आपने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या है, मोनेरा को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए प्रोटिस्टा से लेकर के जानवरों तक जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें से इन्होंने एक और आधार पर इन कोशिकाओं को विभाजित किया कि अगर कोई भी ऐसा जानवर है या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसकी सारी ही प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिकाओं से हो रही है, उनको इन्होंने नाम दिया एक कोशिकीय जंतु और या फिर बहुकोशिकीय जंतु। तो दूसरा जो विभाजन हुआ बच्चों, दूसरा जो आधार था विभाजन का वो हुआ उनके आकार व संख्या के आधार पर। तो पहला बच्चों किसके आधार पर हुआ था, पहला केंद्रक में पाए जाने वाली कोश की झिल्ली के आधार पर हुआ था। और दूसरा जो विभाजन हुआ वो उस कोशिका के नंबर या संख्या के आधार पर किया गया। इसके आधार पर भी कोशिका को दो भाग में बांटा गया बच्चों, जिसमें से पहली थी एक कोशिकीय जीव
और दूसरे थे बच्चों बहुकोशिकीय जीव। जिनको बच्चों आप लोग प्यार से यूनिसेलुलर सेल या फिर मल्टीसेलुलर सेल कहते हैं। यूनिसेलुलर सेल बच्चों वो कोशिकाएं होती हैं या वो जीव होते हैं जिनके पूरे ही जीवन की सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए सिर्फ एक कोशिका जिम्मेदार होती है, या ये कह लें कि एक कोशिका से ही ये अपने जीवन की सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए संपन्न होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो बच्चों इनके उदाहरण होंगे वापस से हमारे मोनेरा, क्योंकि मुनेरा में बच्चों मैंने अभी अभी बताया था सूक्ष्म जीव आते हैं, आपके साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया सभी इसी मुनेरा में आते हैं। इसके साथ साथ बेटा प्रोटिस्टा जो होते हैं वो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके अंदर भी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका पर डिपेंड करती हैं। जितनी भी इनकी जीवन की प्रक्रियाएं होंगी उनको संपन्न करने के लिए सिर्फ एक ही सेल काम करेगा। और अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं या मल्टी सेलुलर सेल की बात करूं तो बच्चों इसमें आती हैं आपकी फंगाई, जिसको आप कवक कहते हैं। फंगाई से लेकर के बच्चों हमारे जानवर, मतलब एनिमल्स तक, एनिमेलिया वाली किंगडम तक बच्चों ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बच्चों भूलेंगे नहीं, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटेकर ने दिया था, उन्होंने कहा कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सभी को मैं फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखूंगा, और उन्होंने उनको स्थापित कर दिया मोनेरा के रूप में। दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन रखा प्रोटिस्टा के रूप में। तीसरा था बच्चों आपके कवक, जिनको हम प्यार से फंगाई कहते हैं। चौथे थे बच्चों आपके पादप, जिनको हमने प्लांटी में रखा था। बच्चों एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा तो एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिए। प्लांटी, और लास्ट था बच्चों जानवर या फिर मैं कहूं जीव जंतु, जिनको हमने एनिमेलिया में रखा हुआ था। तो ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी यूनिसेलुलर कोशिकाएं थी, इनको फंगाई से लेकर के कवक से लेकर के जानवरों तक ये कैसी थी, बहुकोशिकीय जीव थे। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मानव की बात की जाए, तो बच्चों आपको क्या लगता है कि मानव शरीर क्या एक कोशिका से मिलकर के बना होगा या बहु कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा? तो बच्चों बिल्कुल,
हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अलग-अलग सिस्टम पाए जाते हैं, अलग-अलग तरीके की प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं और उन सभी को संपूर्ण कराने के लिए अलग-अलग तरीके की कोशिकाएँ हमारे अंदर उपस्थित हैं। तो बच्चों इन 2 आधारों पर कोशिकाओं को बाँट दिया गया। पहली कहलाई प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ, दूसरी कहलाई यूकैरियोटिक कोशिकाएँ, तीसरी कहलाई बच्चों यूनिसेलुलर कोशिकाएँ और चौथी कहलाई बहुकोशिकीय जीव जिनके अंदर बहुकोशिकीय कोशिकाएँ थीं। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें कि सबसे पहला सेल जो देखने को मिला था, लिविंग सेल जिन्होंने देखा था, वो कौन थे? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, जिन्होंने सबसे पहली कोशिका देखी और देखा कि जो वहाँ पर सूक्ष्म जीव था, उसके अंदर उन्होंने क्या देखा? कुछ हरकत हो रही है। तो हम क्यों ना एक बार उस पे नज़र डालें। हम एक सूक्ष्म जीव की कोशिका देख लेते हैं कि ये सूक्ष्म जीव की कोशिका दिखती कैसे होगी। बच्चों आप सभी भी ये इतना प्यारा-प्यारा सा डायग्राम बनाएँगे। तो बच्चों हम समझते हैं कि सूक्ष्म जीव की कोशिका दिखती कैसी होगी। हेडिंग डालेंगे ऊपर। तो बच्चों जो सूक्ष्म जीव कोशिका होती है, उसमें कई सारी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, रचनाएँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से अगर हम सबसे ऊपर वाली लेयर की बात करें बच्चों, तो इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स वाली परत होती है बच्चों, ये दिखने में बहुत चिपचिपी होती है। ये क्या करती है, आस-पास से पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत छोटे-छोटे, उनको पकड़ने का काम करती है। ये कैसी होती है, स्टिकी होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है बच्चों, ये भी 2 तरीके की हो सकती है। अगर ये बहुत ही ठोस है, ठोस परत है, तो बच्चों उसे कहेंगे कैप्सूल। आपने कैप्सूल खाए भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि कैप्सूल के अंदर बहुत ही छोटा-छोटा सा कुछ पदार्थ भरा रहता है। ऐसे ही कैप्सूल जो होते हैं, वो ऊपर से दिखने में ठोस होते हैं। दूसरा होता है बच्चों, अगर ये ठोस नहीं है, अगर ये मुलायम परत है या मुलायम परत से बनी हुई है, तो कहलाएगा बेटा स्लाइम लेयर। बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? कैप्चरिंग का काम होता है, पकड़ने का काम होता है। इसके अंदर वाली लेयर पाई जाती है बच्चों, उसका नाम है
कोशिका, भित्ति। और उसके अंदर वाली जो लेयर पाई जाती है बच्चों, उसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। बच्चों कोशिका झिल्ली को हम लोग प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका भित्ति को हम प्यार से सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद बच्चों कोशिका जो झिल्ली होती है, उसमें कुछ अंदर की तरफ मुड़ाव देखने को मिलते हैं, जिनको हमने एक अलग ही नाम दिया हुआ है, जिन्हें बच्चों प्यार से मीसोसोम कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके ऊपर और भी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ तो बच्चों इनमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इनके अंदर कुछ बच्चों एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, जो कि आप ठीक उसी तरह समझ सकते हैं कि अगर आपकी नौकरी लगी हुई है, तो वहां से जो सैलरी आ रही है, अगर आप चाहें कि हम थोड़ा और ऊपरी खर्च निकालने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर लें, तो वहां से मिलने वाले जो पैसे होते हैं, उन्हीं का काम करते हैं ये प्लास्टिड्स। मतलब डीएनए तो है ही बच्चों, लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है, जिसका नाम हमने प्लास्टिड रखा हुआ है। और बच्चों कुछ एक संरचना होती है, जिनको हम पॉलीजोम कहते हैं। बच्चों इन सभी चीजों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। इनको हम एक एक करके समझेंगे भी, लेकिन आप एक बार जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके अंदर किस तरीके की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीजोम। तो बच्चों जहां कहीं भी ये शब्द पॉली देखने को मिल जाए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब मैनी। जो दो से ज्यादा हो उनको पॉली वर्ड यूज करते हैं, मतलब अनेक। इसीलिए बच्चों हम इंग्लिश टर्म को साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि कई हद तक ये हमारी चीजों को आसान बना देता है। पॉलीजोम पाए जाते हैं, और बच्चों क्योंकि ये एक सेल है, एक कोशिका है, तो इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा,
जिसको बच्चों जिस लिक्विड को हम कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। और अंग्रेज बच्चों इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें कुछ और भी एक आकार देखने को मिलते हैं। बच्चों इतना नोट डाउन कीजिए। बनाया बच्चों आपने? अंतर्विष्ट पिंड देखने को मिलता है। जिसे हम बेटा इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जानते हैं। ये होते हैं बच्चों फिम्बरे। और ये कहलाता है बच्चों फ्लैजिला। तो कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है बच्चों। ये किसके अंदर है? ये सूक्ष्म जीव का एक कोशिका है जिसके अंदर ये सभी चीजें पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम होते हैं, कोशिका द्रव्य होती है। कोशिका द्रव्य बच्चों किसी भी कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स वो सबसे ऊपर वाली परत को कहते हैं जो कि चिपचिपी होती है। ये कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है बच्चों, स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी हो सकती है। उसके अंदर पाई जाती है बच्चों सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल की कोशिका की सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। दूसरे होते बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है जो कि मीजोजोम बनाने में हमारी सहायता करती है। इन सभी स्ट्रक्चर के बच्चों अलग अलग अपने अपने काम हैं। हमने एक इस पे ओवरव्यू देखा। इसके अलावा और सेल में क्या क्या पाया जाता है उसे हम आगे समझेंगे। तो बच्चों आपने लिखा। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये हर एक जीव के अंदर अलग अलग तरीके की पाई जाती है, अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होती है। अगर हम सूक्ष्म जीव की ही बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीव में सूक्ष्म जीव की हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं बच्चों। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, ये अलग अलग तरीके के केमिकल से मिलकर के बनी हुई होती है। पहला होता है बच्चों नैग। नाग इसमें से कोई नहीं पढ़ेगा, आप सभी इसे नैग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है बच्चों नैम।
इन दोनों ही केमिकल का नाम है बच्चों। नैग को वास्तव में कहा जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नैम होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो बच्चों ये जो सूक्ष्म जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म जीव की जो मिट्टी होती है, ये दो तरीके के केमिकल से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों को ही मिला करके बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है बच्चों, ये इन दोनों ही केमिकल से मिलकर के बना हुआ है, जबकि एक्चुअल में वास्तविक में ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जो पॉली शब्द है, ये पॉली शब्द का मतलब ही क्या होता है कि दो से ज्यादा पाए जाने वाली चीजों को पॉली शब्द से जोड़ा जाता है। पॉली मतलब बहुत सारे, और सैकराइड शब्द यूज होता है बच्चों शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक्चुअल में यूज होता है। लेकिन एक्चुअल में वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ब्रेक होकर के देते हैं हमको शुगर। तो पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बनी हुई होती है कोशिका भित्ति, किसकी? सूक्ष्म जीव की कोशिका भित्ति। अगर मैं अलग अलग, आपके मन में और भी तो चीजें आ रही होंगी कि मैम एल्गी में ये सेल वॉल किस चीज की पाई जाती है, अगर हम फंगाई कवक की बात करें तो उसमें ये कोशिकीय भित्ति किस चीज की देखने को मिलती है, अगर हम पादप की बात करें तो उसमें कैसी भित्ति देखने को मिलती है। तो बच्चों हर एक को जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों एल्गी की, तो एल्गी के अंदर ये जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो चार अलग अलग तरीके के केमिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें से पहला होता है बच्चों सेल्यूलोज। दूसरा होता है बेटा हेमी सेल्यूलोज। मनान, गैलेक्टेंस, और एक चीज पाई जाती है बच्चों इनमें कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों आपने कई जगह आप पढ़ोगे कि हेमीसेल्यूलोज एल्गी में नहीं पाया जाता, बल्कि ऐसा होता है बच्चों, जो हेमीसेल्यूलोज होती है उसकी मात्रा इनमें बहुत कम होती है, तो लगभग इसको हम नकार देते हैं, बिल्कुल कम, बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको मान लेते हैं कि हेमीसेल्यूलोज उसमें ना के बराबर पाया जाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें तो एल्गी की जो सेल वॉल है, एल्गी की जो कोशिकीय भित्ति है बच्चों, वो सेलुलोज से थोड़ी सी मात्रा हेमीसेलुलोज
मनान, गैलेक्टेंस। और बच्चों, सबसे जरूरी जो कंपाउंड होता है वो इनमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी हुई होती है। अगर बच्चों इनके अलावा हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन भी निकल के आता है जो अक्सर नीट में पूछा जाता है कि फंगाई के अंदर हम बात करें, जिनको आप कवक कहते हैं, उनमें ये कोशिकीय भित्ति किस चीज की होती है? तो बच्चों याद रखिएगा, जो फंगाई है हमारे कवक हैं, कवक के अंदर जो कोशिकीय भित्ति बनी हुई होती है वो एक स्पेशल तरीके के एक कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। बेटा इसको चाइटिन कोई नहीं पढ़ेगा, इसका नाम काइटिन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे कि फंगाई कवक के अंदर जो आपकी सेल वॉल पाई जाती है, कोशिकीय भित्ति पाई जाती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। अगर बच्चों मैं आपके प्लांट्स की बात करूं तो हमारे पादपों में प्लांट्स के अंदर ये जो कोशिकीय भित्ति होती है बच्चों, ये भी कई सारे केमिकल से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है सेल्यूलोज, दूसरा होता है बेटा हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, और बच्चों इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। लिखिए बच्चों। तो प्लांट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, लिग्निन, इन चारों चीजों की बनी हुई होती है इनकी कोशिकीय मिट्टी। किस किस की बच्चों? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। और याद रखिएगा जो पादप होते हैं, पादप के अंदर ये जो हेमीसेलुलोज होता है इसकी मात्रा कई ज्यादा होती है। अगर मैक्सिमम देखा जाए, अधिकतम मात्रा देखी जाए तो हेमीसेलुलोज की होती है। सेल्यूलोज पाया जाता है लगभग बराबर ही, कुछ अमाउंट पेप्टिन का पाया जाता है और कुछ लिग्निन होता है। तो इन सभी चीजों से मिलकर के बनी होती है हमारी पादप की कोशिकीय भित्ति। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि एनिमल्स के अंदर कोशिकीय भित्ति किस चीज की पाई जाती है, तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चों, एनिमल्स के अंदर तो ये मिट्टी देखने को मिलती ही नहीं है। जीव जंतु की कोशिका जब देखी थी एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने, तो उन्होंने देखा था कि इसके आसपास जो एक सुरक्षा बाउंड्री, जो एक सुरक्षा कवच देखने को मिल रहा है पादपों की कोशिकाओं में, वो जीव जंतु की कोशिका में है ही नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके की सेल वॉल देखने को मिलती है, तो आपका जवाब होगा किसी भी तरीके की नहीं, एब्सेंट होती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों, कोशिकाओं में अलग अलग तरीके के अलग अलग आकार देखने को मिलते हैं और अलग अलग साइज की वो कोशिकाएं हो सकती हैं। अगर हम उनके आधार पर कोशिकाओं को बांटना चाहें तो कुछ इस तरीके से बांटेंगे।
आकार के आधार पर। अगर हम कोशिकाओं को एक और तरीके से विभाजित करना चाहें, तो बच्चों उनके आकार के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी कोशिका अगर हम देखें, तो हमें क्या, आपको क्या लगता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती होगी? तो बच्चों, इसके सामने एक नाम निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे, या हम कहते हैं, वायरस। बेटा वायरस जो होते हैं, ये जो वायरस हैं, अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारी कोशिकाएँ जो हमने परिभाषा लिखी थी, उसका इकलौता उल्लंघन है, तो कहना बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, सेल थ्योरी का उल्लंघन क्या है, तो वो है बेटा वायरस। ये जो वायरस होते हैं, ये बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं। मतलब अगर ये वातावरण में रह रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह रहेंगे, मतलब अ अजीविक सब्सटेंस की तरह रहेंगे। और अगर ये किसी होस्ट के शरीर में चले जाएँ, मतलब किसी भी मानव के शरीर में ये पहुँच जाते हैं, तो ये जीवित की तरह काम करने लग जाते हैं। तो अगर हम वायरस की बात करें बच्चों, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी जो मात्रा होती है, वो 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अगर मैं इनके बाद बात करूं कि इनसे थोड़ी सी बड़ी चीज क्या पाई जाती है, तो बच्चों नाम आएगा पीपीएलओ का। बच्चों पीपीएलओ कुछ और नहीं है, पोलियो मत समझ लेना। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनेली। बेटा ये जो पीपीएलओ होते हैं, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप भी सिंपल वाला नहीं, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये जो पीपीएलओ है, ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि ये पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। इनका जो साइज होता है बच्चों, वो 0.1 म्यूमीटर होता है। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो डाटा है आपको एज इट इज याद करना है बच्चों। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है, वो आती है हमारी माइको प्लाज्मा। बच्चों कई बच्चे आप में से ऐसा सोचते होंगे कि ये जो पीपीएलओ है, ये माइकोप्लाज्मा का ही हिस्सा है। ये नहीं है, ये गलत है। पीपीएलओ अलग है और माइकोप्लाज्मा अलग है। अगर मैं दो इंसानों की बात करूं, तो वो दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में एक नहीं हो सकते। सेम इसी तरह पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दिखने में भले ही एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, इनका भी साइज बच्चों
एक्चुअली पॉइंट 2 से होता है। पॉइंट 3 माइक्रोमीटर्स। इनसे अगर मैं थोड़े बड़े चीज़ों की बात करूँ बच्चों, तो उसके बाद में आते हैं हमारे रक्त। हमारे अंदर जो लाल रक्त पाया जाता है बच्चों, उसका अगर मैं साइज़ की बात करूँ, आकार की बात करूँ, तो वो इन सब में सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों लिखेंगे, इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, उनका जो आकार होता है, उनका जो साइज़ होता है, संख्या होती है, वो 3 से 5 म्योमीटर्स हो सकती है। कई जगहों पर 1 से 2 लिखी हुई है बच्चों, लेकिन वास्तव में 3 से 5 होती है, या आप कहना चाहें तो 1 से 5 तक इनको गिना जा सकता है। उसके बाद में आते हैं बच्चों आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं, उनका आकार कैसा होता है? अगर आप नहीं जानते तो यहीं पर लिख लीजिए कि ये जो हमारे आरबीसी होते हैं, ये बाई कॉनकेव होते हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको यहीं पर लिखना है कि आरबीसी की जो शेप होती है, जो आकार होता है, वो बाई कॉनकेव होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात हो, इनका जो साइज होता है बच्चों, वो 7 म्योमीटर्स तक हो सकता है या होता है। अभी तक में सबसे बड़े आपको आरबीसी ही देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लार्जेस्ट सेल होता है, वो आज तक वास्तव में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है, वो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। तो इसी के नीचे बच्चों आप लिखेंगे नर्व सेल। और बच्चों, इस नर्व सेल का साइज होता है 1 सेंटीमीटर। आप सोचिए कि जो हमारी नर्व सेल होती है, वो कितनी बड़ी है। तो बच्चों, इसको हम लिख देंगे, इसी के आगे लिखेंगे कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। बच्चों, इन दोनों टर्म में कभी भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट की अगर बात होगी, सबसे लंबी की बात होगी, तो वो हमारी नर्व कोशिका कहलाएगी। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात होगी, तो बच्चों वो है सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। इसी के आगे लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा।
तो बच्चों शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसका जो साइज़ होता है, वो इन सभी में सबसे बड़ा है। आप लिखिए, वो 1 मीटर तक का हो सकता है। 1 मीटर आप समझ रहे हैं बच्चों, इन सभी में सबसे बड़ा अगर कोई अंडा है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसे हम कहते हैं। बच्चों कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ये है हमारा लार्जेस्ट सेल। इसके आगे बच्चों, आगे क्लास में हम करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िए। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम क्विक रिकैप कर लेंगे, तो आपको बोर्ड की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।